सो हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग परेशान हो रहे थे कि क्लासेस नहीं आ रही हैं। देखो बच्चों, ऐसा है कि जैसे हमारा एक बड़ा चैप्टर इंड होता है तो मुझे पीडीएफ बनाने में थोड़ा 1-2 दिन का वक्त लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा उस सब मैनेज करने में 1-2 दिन का समय लग जाता है। परेशान नहीं होना, क्लासेस चलती रहेंगी, आपका कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। स्टार्ट किया हूँ तो मैं एंड भी करूँगा, इसकी भी गारंटी मेरी है। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। देखो, हिस्टोपैथोलॉजी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ ली। हिस्टोपैथोलॉजी का उम्मीद करता हूँ एक भी सवाल आपसे नहीं गलत होगा अगर आपने वो 5 क्लासेस देखी हैं तो। बहुत बेहतरीन लेक्चर्स हैं, नहीं देखी तो अभी जाकर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अब हम करेंगे साइटोलॉजी। देखो, हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी में कुछ क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। बहुत बच्चे कह रहे थे सर क्लिनिकल पैथोलॉजी करा लीजिए, हीमेटोलॉजी करा लीजिए, पर जो हमने चीज़ें करी है ना, हिस्टोपैथोलॉजी करी है तो उसके बाद हम साइटोलॉजी करेंगे तो मज़ा आएगा। साथ के साथ एक छोटा टॉपिक है, मान के चलो 4 से 5 लेक्चर में या 4 लेक्चर में ही ये कवर हो जाएगा। 200 क्वेश्चन इसमें डेट मोर देन इनफ है साइटोलॉजी में। क्लियर बात है। छोटा सा चैप्टर है, उम्मीद करता हूँ पढ़ने में मज़ा आएगा। और हिस्टोपैथोलॉजी से मिलता जुलता है क्योंकि सेल्स की स्टडी इसमें करते हैं और सेल से मिलकर बना होता है टिश्यू, तो उसकी स्टडी हम करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में। क्लियर बात, इतनी चीज़ क्लियर। स्टार्ट करते हैं। देखो, नोट्स की बात करें, नोट्स जैसे आपको हिस्टोपैथोलॉजी में पूरा एक पीडीएफ के अंदर दे दिया गया था ना, अब जिसको जो भी नोट्स निकालना होगा पूरा एक पीडीएफ लेके जाएगा, अपना नोट्स निकलवा लेगा। क्लियर बात। ऐसे साइटोलॉजी में भी करेंगे, ठीक है। जब आपका सारा चैप्टर एंड हो जाएगा उसके बाद मैं पूरा एक पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तब तक साथ के साथ क्लास के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, सिंपल। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से साइटोलॉजी के। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच स्ट्रक्चर, ठीक है। हम बात करें साइटोलॉजी की तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो साइटोलॉजी है यह किस संरचना का अध्ययन है, किस स्ट्रक्चर का अध्ययन है। पहली चीज इतनी। तो ये क्या टिश्यू का अध्ययन है, क्या ये सेल्स का अध्ययन है, क्या ये ऑर्गन्स का अध्ययन है, क्या ये एंजाइम्स का अध्ययन है। अब आपको थोड़ा सोच के बताना है, सोचो और बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों, जब हम देखो हमने हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ी उसमें हमने पढ़ा टिश्यू। टिश्यू की स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी अगर आपसे देखो पूछा जाए टिश्यू की स्टडी को हम कहते हैं क्या कहते हैं तो हिस्टोलॉजी कहते हैं, और टिश्यू से हम रोगों के निदान को क्या कहते हैं तो हम हिस्टोपैथोलॉजी में करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखना, ठीक। अब टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, सेल्स। टिश्यू की बात करो या अपने पूरे ह्यूमन बॉडी की बात करो, ठीक है। अपनी पूरी ह्यूमन बॉडी किससे बनी होती है, छोटे छोटे सेल से। यानी अपने ह्यूमन बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल इकाई क्या है, वो होती है कोशिका, वो होती है सेल। तो ऐसे साइटोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे, टिश्यू की स्टडी नहीं करते हैं, ऑर्गन एंजाइम की स्टडी नहीं करते हैं, हम करेंगे सेल्स की स्टडी। क्लियर बात। तो साइटोलॉजी किसकी स्टडी है, किस संरचना का अध्ययन है, वो है सेल्स का, ठीक। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। यानी साइटोलॉजी कोशिका और संरचना की कार्य का अध्ययन किया जाता है। ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसके अंदर हम डील करते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। क्लियर बात है। पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमनली पूछा जाता है। विच स्टेन इज मोस्ट कॉमनली यूज इन पैप स्मेयर। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट स्मेयर और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेनिंग साइटोलॉजी का क्या है सर, पैप स्मेयर और पैप स्टेनिंग है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। क्लियर बात। अब कौन सा हम सबसे स्टेन मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं पैप स्मेयर बनाने के लिए, यानी हमने पैप स्मेयर प्रिपेयर कर ली। देखो पैप स्मेयर क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इससे मैंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। अभी आगे आएगा तो आप साथ के साथ पढ़ते जाना, ठीक। तो पैप स्मेयर का फुल फॉर्म क्या होता है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए वो भी नहीं बता रहा हूँ, मन में सोच लो। अब हम पैप स्मेयर जब प्रिपेयर कर लिए, सैंपल कहाँ से लिया वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में आता है, वो भी याद रखो, वो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हमने क्या किया, पैप स्मेयर प्रिपेयर कर लिया। अब हम पैप स्मेयर के लिए कौन सा स्टेन इस्तेमाल करेंगे, जिम्सा स्टेन इस्तेमाल करेंगे, पैप स्टेन इस्तेमाल करेंगे, ग्राम स्टेन इस्तेमाल करेंगे या लिशमन स्टेन इस्तेमाल करेंगे। क्लियर बात है। तो पैप स्मेयर के लिए हम पैप स्टेनिंग इस्तेमाल करते हैं, पैप स्टेनिंग की जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है पैप स्मेयर का, अब सुनो। पेप्निकोलॉव स्टेन बोलते हैं पैप स्टेन को, इज यूज्ड फॉर सर्वाइकल साइटोलॉजी स्क्रीनिंग, ठीक है। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं पैप स्टेन, ये भी ध्यान से सुन लो। सर्वाइकल साइटोलॉजी स्क्रीनिंग के लिए हम पैप स्टेन इस्तेमाल करते हैं। सर्विक्स की कोशिकाओं की जांच के लिए हम पैप स्टेनिंग प्रयोग करते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना। क्लियर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइटोलॉजी के अंदर एक टर्म आता है एफएनएसी, एक कंडीशन आती है एफएनएसी। एफएनएसी एक प्रोसीजर होती है जिसका फुल फॉर्म होता है फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें हम निडल्स का इस्तेमाल करके जो लम्स होती हैं, जो गांठें बन जाती हैं कई सारे पेशेंट्स में, उनसे हम क्या करते हैं, उसमें से सैंपल निकाल के हम उसकी फर्दर स्टडी करते हैं, ठीक है।
तो वही पूछा जा रहा है कि एफएनएसी इज द कॉमनली परफॉर्म्ड यूजिंग विच निडल गेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफएनएसी में सामान्यतः कौन सी गेज की निडल प्रयोग की जाती है? जो बच्चे साइटोलॉजी में पढ़े होंगे उनको बिल्कुल चमक गया होगा, ठीक है। किस गेज की निडल इस्तेमाल करते हैं? 14 गेज की, 18 गेज की, 22 गेज की या 12 गेज की, ठीक है। तो एफएनएसी के लिए बिल्कुल बेस्ट गेज कौन सा होता है? वो होती है 22 गेज की निडल, ठीक है। सबसे कॉमनली बात की जाए तो कॉमनली होती है 22 गेज। कई सारे कंडीशंस में हम 18 गेज 20 गेज भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन कॉमनली की बात की जाए तो वो होती है 22 गेज। क्लियर बात? 22 गेज निडल्स थिन होती हैं, कॉज करती हैं लेस ट्रॉमा ड्यूरिंग एस्पिरेशन। जब हम एस्पिरेशन करते हैं, खींचते हैं, उसमें क्या होता है? पेशेंट को लेस ट्रॉमा होता है, लेस दर्द होता है, ठीक है। 22 गेज की निडल से पतली सुई से कोशिकाएं खींची जाती हैं और दर्द कम होता है। तो ये चीज़ एफएनएसी का ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। एफएनएसी का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। अब तक जितने गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ठीक है। साइटोलॉजी का सबसे फेमस क्वेश्चन यही है, एक तो ये और एक दूसरा पैप स्टेनिंग। क्लियर बात? दोनों से क्वेश्चन भर भर के आते हैं साइटोलॉजी में। फुल फॉर्म ऑफ एफएनएसी क्या है? फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी है, फास्ट निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी है, फंक्शनल निडल एनालिसिस साइटोलॉजी है, या फ्लूइड निडल एंड साइटोलॉजी है, ठीक है। तो देखो बच्चे, जब भी हम एफएनएसी की बात करेंगे उसका फुल फॉर्म होता है फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ये चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इन्वॉल्व्स एस्पिरेशन ऑफ सेल यूजिंग अ फाइन निडल। एक फाइन निडल का नाम ही है फाइन निडल एस्पिरेशन, यानी एक फाइन निडल लेते हैं, जनरली कौन सी मैंने बताई 22 गेज की। उससे क्या करते हैं? हम सैंपल को एस्पिरेट करके उसकी जांच की जाती है। इतनी चीज़ क्लियर है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते जाना बस। द लिक्विड यूज्ड इन लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी में किस तरल का उपयोग किया जाता है? किस लिक्विड का उपयोग किया जाता है? देखो साइटोलॉजी के टाइप्स पे भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है। उसमें से एक टाइप होता है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। तो जो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी है उसमें किस बेस्ड का, किस लिक्विड बेस्ड का इस्तेमाल किया जाता है? फॉर्मेलिन का, इथेनॉल का, मेथेनॉल का, या प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस का, ठीक है। बहुत ध्यान से सॉल्व करना। तो जो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी होती है उसमें हम कौन सा लिक्विड यूज करते हैं? प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल प्रिजर्वेटिव फ्लूइड इज यूज्ड टू कीप सेल इंटैक्ट फॉर प्रोसेसिंग। कोशिकाओं को संरक्षित करने के लिए विशेष तरल माध्यम का एक स्पेशल प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग इज डन बाय। सर्वाइकल कैंसर की जांच किस विधि से की जाती है? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाइकल कैंसर जो होता है उसकी स्क्रीनिंग करनी हो, हम कौन सा विधि इस्तेमाल करेंगे? ग्राम स्टेन इस्तेमाल करेंगे, पैप स्मीयर बनाएंगे, एफएनएसी इस्तेमाल करेंगे, या कल्चर बनाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो हम जब भी सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करनी हो, सर्वाइकल कैंसर की जांच करनी हो, हम क्या करेंगे? पैप स्मीयर प्रिपेयर करेंगे। पैप स्मीयर इज यूज टू डिटेक्ट प्री कैंसरस एंड कैंसरस चेंजेस इन सर्वाइकल सेल्स। पैप स्मीयर क्या करती है भैया? गर्भाशय ग्रीवा, इसको सर्विक्स किसको बोलते हैं? पैप स्मीयर कहाँ से लिया जाता है? सर्विक्स से लिया जाता है, ठीक है। पैप स्मीयर सर्विक्स से लिया जाता है। तो पैप स्मीयर क्या करता है? गर्भाशय की ग्रीवा कोशिकाओं में कैंसर की पहचान करता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। साइटोलॉजी ऑफ स्पुटम इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस ऑफ। स्पुटम की साइटोलॉजी किस रोग की पहचान में सहायक होती है? स्पुटम जो होता है, स्पुटम जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसकी साइटोलॉजी किस रोग की हमें डिटेक्शन करनी हो तो उसमें सहायक होती है। लिवर सिरोसिस में, टीबी एंड लंग कैंसर में, डायबिटीज में, या अपेंडिसाइटिस में, ठीक है। देखो स्पुटम क्या होता है? बलगम बोल सकते हैं, ठीक है। बलगम हम कब? लिवर सिरोसिस, अगर हमें लिवर में कोई डिजीज रहेगी तो बलगम से अच्छी जांच आएगी क्या? नहीं आएगी यार। है डायबिटीज़ रहेगा किसी पेशेंट को, या अपेंडिडाइटिस है, तो उस कंडीशंस में स्पुटम काम आएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर टीबी या लंग कैंसर है, ठीक है, हमारे खांसने पे जो स्पुटम बाहर आएगा वो लंग से ही तो आएगा। और टीबी कहाँ है? किसको इफेक्ट करता है? लंग को इफेक्ट करता है। तो टीबी और लंग कैंसर की कंडीशंस में जो स्पुटम होती है, स्पुटम की साइटोलॉजी वो डायग्नोसिस करने में हेल्प करती है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर बात? स्पुटम साइटोलॉजी हेल्प डिटेक्ट लंग कैंसर एंड ट्यूबरकुलोसिस। फेफड़ों की कोशिकाओं से टीबी और कैंसर की जांच की जाती है। आगे बढ़ जाओ। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन फिक्सेटिव यूज इन साइटोलॉजी स्मेयर। साइटोलॉजी में स्मेयर को फिक्स करने के लिए सबसे कॉमन फिक्सेटिव कौन सा होता है? देखो हमने पिछले चैप्टर में हिस्टोपैथोलॉजी में हमने फिक्सेटिव की बात की थी। हम क्या यूज़ कर रहे थे? 10% बफर्ड फॉर्मेलिन इस्तेमाल कर रहे थे ना। तो अगर आपसे हिस्टोपैथोलॉजी पूछा जाए तो 10% बफर फॉर्मेलिन हो जाएगा। तो
तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन अगर साइटोलॉजी में अगर हमें कॉमन फिक्सेटिव की बात की जाए, सबसे कॉमन, ये नहीं कि जनरल फिक्सेटिव, हम हर जगह फिक्सेटिव यूज़ करेंगे। देखो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, सामान्य या कॉमन, ठीक है। तो कॉमन फिक्सेटिव की बात करें वो होता है 95% एल्कोहल, ठीक है। 95% एल्कोहल जो होता है वो साइटोलॉजी स्मेयर्स को फिक्स करने के काम आता है। क्लियर बात है। एल्कोहल क्या करता है? प्रिजर्व सेलुलर डिटेल इफेक्टिवली। एल्कोहल कोशिकाओं की संरचना को सुरक्षित रखता है। क्लियर बात है। व्हाट इज द डायग्नोस्टिक यूज ऑफ एफएनएसी? एफएनएसी का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, एफएनएसी की हम डायग्नोसिस करते हैं, उसका मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्लड की टाइपिंग के लिए एफएनएसी करते हैं, टिश्यू सेक्शनिंग के लिए एफएनएसी करते हैं, साइटोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ लम्प्स और मैसेस के लिए करते हैं, या मस्सेस के लिए, मस्सा हिंदी में बोलते हैं ना, मस्सा आपने वर्ड सुना होगा, मस्सेस के लिए करते हैं, या हिस्टोकेमिस्ट्री के लिए करते हैं। देखो फाइन नीडल एस्पिरेशन जो साइटोलॉजी होती है, ब्लड टाइपिंग तो हटा दो, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होंगे? टिश्यू सेक्शनिंग और साइटोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ लंप और मैसेस, ठीक है। तो जो टिश्यू सेक्शनिंग होती है उसमें हम टिश्यू प्रोसेसिंग के स्टेप्स करते हैं, उसमें हम ग्रॉसिंग करते हैं, लेकिन एफएनएसी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? साइटोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ लम्प्स या मैसेस। शरीर में कहीं भी गांठ हो, उस गांठ हो गए, लम्प्स हो गए, मैसेस हो गए, या कहीं भी ट्यूमर्स वगैरह बन गए, उनकी स्टडी के लिए हम एफएनएसी करते हैं, ठीक है। इट हेल्प डायग्नोसिस ऑफ सुपरफिशियल एंड डीप सीटेड ट्यूमर्स। क्लियर बात है। यह ट्यूमर या गांठों की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या? एफएनएसी। तो एफएनएसी का यूज भी आ गया आपको, एफएनएसी का फुल फॉर्म भी आ गया, और एफएनएसी में हम किस गेज की नीडल यूज करते हैं ये चीजें भी आ गई, ठीक है। एफएनएसी धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। क्लियर बात। द कॉमन स्टेनिंग मेथड फॉर साइटोलॉजी स्मेयर, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइटोलॉजी स्मेयर के लिए सबसे सामान्य स्टेनिंग विधि क्या है? सबसे कॉमन स्टेनिंग क्या है? जब भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर क्वेश्चन में नॉट लिखा रहे तो उसको भी क्वेश्चन पढ़ते टाइम घेर देना, और अगर कॉमन लिखा रहे तो उसको भी क्वेश्चन पढ़ते टाइम घेर देना। देखो क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि HNE स्टेनिंग भी इस्तेमाल की जाती है साइटोलॉजी में। बच्चे क्या करेंगे? पहला ऑप्शन HNE देखते ही ना ऐसे लगाएंगे और आपको एग्जामिनर कर देगा निगेटिव मार्किंग, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। सबसे कॉमन स्टेनिंग मेथड की बात करें साइटोलॉजी स्मेयर के लिए वो होती है पैप स्टेन। क्लियर बात है। पैप स्टेन जो होती है वो सबसे कॉमन स्टेनिंग मेथड होती है साइटोलॉजी स्मेयर्स के लिए। बाकी जेडन स्टेन, FB स्टेन भी हम करते हैं साइटोलॉजी के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। लेकिन कॉमन की बात की जाए तो वो पैप स्टेन होती है, ठीक है। पैप इज स्पेशली डिजाइन फॉर साइटोलॉजिकल सैंपल्स। यह न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अलग अलग रंगों में दिखाता है। स्पेशली डिजाइन ही किया जाता है कि हमें साइटोलॉजिकल सैंपल्स देखनी है, यानी हमें सेल्स की स्टडी करनी है, ठीक है। तो जो पैप स्टेनिंग आपकी होती है वो स्पेशली सेल्स की स्टडी के लिए ही बनाई जाती है। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज द आइडियल साइट फॉर एफएनएसी इन ब्रेस्ट लम्प? कोई है फीमेल है, ब्रेस्ट किसमें? फीमेल्स में होती है। फीमेल्स में कोई ब्रेस्ट में किसी को लंप हो गया, ब्रेस्ट में गांठ बनना बहुत आम होता है फीमेल्स में, ठीक है। तो स्तन में जो गांठ होती है उसमें एफएनएसी के लिए उपयुक्त स्थान क्या है? ठीक है, ब्रेस्ट पे कहीं लंप हो गया, उसमें एफएनएसी के लिए उपयुक्त स्थान क्या है? उसमें बेस्ट आइडियल साइट क्या है? ठीक है। क्या निप्पल होता है? क्या एरियोला होता है? एरियोला क्या है? एरियोला भी ध्यान से समझ लो, निप्पल के अराउंड जो एरिया होता है ब्लैक ब्लैक, उसको एरियोला बोलते हैं। क्लियर बात है। तो निप्पल होता है, एरियोला होता है, या सेंटर ऑफ लंप होता है, या एज ऑफ लंप होता है, ठीक है। देखो ये दोनों क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते ही काट देना। बेस्ट लंप के लिए पूछा गया है, तो लंप का हम सेंटर से, मान लो हमें गांठ की जांच करनी है तो हम गांठ के आसपास ही रहेंगे, ठीक है। तो लंप के आसपास रहेंगे। अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो गए कि हम सेंटर से लें या एजेस से लें, ठीक है। तो जब भी हमें देखो लंप की हमें एफएनएसी करनी हो, हम एज से लेते हैं। क्लियर बात है। हम सैंपल कहाँ से लेंगे सर? एज से लेंगे, सेंटर से कभी नहीं लेंगे। तो बेस्ट आइडियल साइट क्या होती है एफएनएसी इन ब्रेस्ट लंप के लिए? वो होती है एजेस ऑफ लंप्स। क्लियर बात। द एजेस अवॉइड्स नैरकोटिक सेंटर्स एंड यील्ड वैल्यूएबल सेल्स, ठीक है। गांठ के किनारे से कोशिकाएं जीवित रहती हैं और सही रिपोर्ट हमें बताती हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे? ब्रेस्ट लंप के लिए एज से हम सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। क्लियर बात। आगे बढ़ जाओ। अ स्टेन दैट हाईलाइट्स न्यूक्लियर डिटेल इन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में न्यूक्लियर की संरचना स्पष्ट करने वाला स्टेन कौन सा है? हमने देखो ये साइटोलॉजी में अगर हम क्या करें, न्यूक्लियर डिटेल की बात करें, अगर यही चीज़ हमें अगर साइटोलॉजी न दे के हिस्टोपैथोलॉजी अगर दिया होता, हिस्टोलॉजी दिया होता, तो हम क्या लगाते? बहुत पिछले क्लास में हमने बताया कि साइटोप्लाज्म को कौन रंगता है, न्यूक्लियस को कौन रंगता है। एक को होता है इओसिन, एक के लिए होता है हीमेटॉक्सिलिन। तो वहाँ आपका आंसर HNE चला जाता है। क्लियर बात है। अब हम बात कर रहे हैं साइटोलॉजी में। तो साइटोलॉजी में हम मेन स्मेयर के आसपास ही घूमेंगे। वो कौन सी होती है सर? पैप स्टेन। क्लियर बात है। तो साइटोलॉजी में न्यूक्लियर की संरचना को स्पष्ट करने वाला स्टेन कौन सा होता है? पैप स्टेनिंग होती है।
पैप स्टेन क्लियरली डिफरेंशिएट्स न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक फीचर। यह न्यूक्लियस को गहरा नीला और साइटोप्लाज्म को हल्का रंग देता है। यानी हम क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसको सर, न्यूक्लियर को और साइटोप्लाज्मिक फीचर्स को। क्लियर बात है, आगे बढ़ जाओ। स्मेयर प्रिपेयर्ड बाय क्रशिंग टिश्यू बिटवीन टू स्लाइड इट कॉल्ड। दो स्लाइड्स के बीच अगर टिश्यू को दबाकर बनाए गए स्मेयर को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, देखो दो स्लाइड्स होती हैं, उनके बीच हमने क्या किया, टिश्यू रख दिया और टिश्यू को हमने क्रश कर दिया, दबा दिया। ठीक है, अब इस क्रश टिश्यू को स्मेयर को हम क्या बोलेंगे? क्या फाइन स्मेयर बोलेंगे, टच प्रिपरेशन बोलेंगे, क्रश स्मेयर बोलेंगे या स्ट्रिक स्मेयर बोलेंगे? ठीक है, इसका आंसर सुनो, इसका आंसर होता है क्रश स्मेयर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, क्रश कर रहे हैं स्मेयर को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रश स्मेयर टेक्निक यूज इन साइटोपैथोलॉजी फॉर सॉफ्ट टिश्यू। जो नरम टिश्यू होती हैं उनकी कोशिकाओं को फैलाने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैसे सर? मान लो ब्रेस्ट लंप की हमने बात की, लंप्स में से क्या हुआ, सॉफ्ट टिश्यू है। ठीक है, ब्रेस्ट एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, पहली चीज़ तो उसमें से हमने कोई सॉफ्ट टिश्यू निकाला। अब उस टिश्यू को हम क्या करेंगे, दो स्लाइड्स लेंगे, उन स्लाइड्स के बीच में रख के उनको हम प्रेस कर देंगे, क्रश कर देंगे। इसको हम बोलते हैं क्रश स्मेयर टेक्निक। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है साइटोस्पिन इज यूज्ड फॉर। साइटोस्पिन इज यूज्ड फॉर। साइटोस्पिन का उपयोग किस लिए होता है? देखो साइटोस्पिन भी एक टर्म है, वो आगे आएगा। क्लियर बात? साइटोस्पिन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फिक्सेशन के लिए, स्टैनिंग के लिए, सेंट्रीफ्यूगल कंसंट्रेशन ऑफ सेल ऑन अ स्लाइड के लिए या हीटिंग के लिए। ठीक है, तो हम साइटोस्पिन स्पिन कर रहे हैं, स्पिन वर्ड आते ही आप आंसर क्या लगा दोगे सर? सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल कंसंट्रेशन ऑफ सेल ऑन अ स्लाइड हम क्या कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं साइटोस्पिन। इट कलेक्ट सेल्स फ्रॉम बॉडी फ्लूइड्स ऑन टू अ स्लाइड फॉर एनालिसिस। यह शरीर के तरल पदार्थों से कोशिकाएं स्लाइड पर जमा करता है साइटोस्पिन। क्लियर बात है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करें, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते जाना, बस आपका साइटोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी बिल्कुल टिप्स पर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। कॉमन साइटोलॉजी टेक्निक यूज फॉर एसाइटिक फ्लूइड। एसाइटिक फ्लूइड के लिए सबसे कॉमन, फिर एक वर्ड आया कॉमन साइटोलॉजी तकनीक क्या है एसाइटिक फ्लूइड के लिए? ठीक है, कल्चर है, एफएनएसी है, साइटोस्पिन एंड स्मेयर है या एलाइजा है। ठीक है, तो हम एसाइटिक फ्लूइड के लिए क्या करते हैं, साइटोस्पिन करते हैं और स्मेयर प्रिपेयर करते हैं। क्लियर बात है? साइटोस्पिन क्या करता है, इनहांस सेल यील्ड फॉर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अधिक कोशिकाएं एकत्रित करता है जिससे जांच बेहतर हो जाती है। इतनी चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग शुड बिगेन एट व्हाट एज। सर्वाइकल कैंसर की जांच किस उम्र से शुरू की जानी चाहिए? 15 से, 18 से, 21 से या 30 से? तो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग हमें कब करनी चाहिए? हमें 21 साल से शुरू करनी चाहिए। क्लियर बात है? एज पर WHO का ये मानना है कि स्क्रीनिंग स्टार्ट एट 21 ईयर। 21 वर्ष की आयु से पैप स्मेयर की जांच की सिफारिश की जाती है। अगर बच्ची उससे छोटी है, 15 साल की, 18 साल की है, तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, हम कब स्टार्ट करेंगे, कब बिगिन करेंगे सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग? जब उसकी उम्र 21 साल की हो जाएगी या उससे अधिक की हो जाएगी। क्लियर बात है? चलो आगे बढ़ जाओ। बेस्ट टाइम टू टेक सर्वाइकल स्मेयर। सर्वाइकल स्मेयर लेने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? अगेन अच्छा क्वेश्चन है। सब हम बेस्ट टाइम की हम बात बहुत बार करेंगे जब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल पैथोलॉजी में। कब लेंगे उसमें जब भी हम यूरिन की बात कर रहे होंगे तो उसमें हम बोलेंगे कि सबसे बेस्ट टाइम क्या है, कौन सा सैंपल कब लेंगे। ये चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो बेस्ट टाइम सर्वाइकल स्मेयर लेने का क्या है? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, इमीडिएटली आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, मिड साइकिल या प्री मेंस्ट्रुएशन। अब बताओ ध्यान से। ठीक है, कब लेते हैं भैया? तो बेस्ट टाइम जो होती है सर्वाइकल स्मेयर लेने की वो होती है इमीडिएटली आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। क्लियर बात है? जस्ट आफ्टर मेसेज सर्विक्स इज क्लीन एंड सेल आर इंटैक्ट। ठीक है, मासिक धर्म के तुरंत बाद सर्विक्स स्पष्ट और साफ होता है। अब एक बात बताओ, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें जो हमारा गर्भाशय होता है उसकी कौन सी वॉल टूटती है? भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, टूटती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो टूटती है वो ब्लड के फॉर्म में बाहर आती है। ठीक है, ऑकल्ट ब्लड के मतलब जमे हुए ब्लड के फॉर्म में, क्लॉट ब्लड के फॉर्म में बाहर आती है। ठीक है, तो जब हमारी एंडोमेट्रियम टूट जाती है उसके बाद जब हमारा सर्विक्स क्लीन हो जाता है और सेल कैसी हो जाती है? इंटैक्ट हो जाती हैं। इस केस में सर्वाइकल स्मेयर लेने का बेस्ट टाइम होता है। तो इमीडिएटली आफ्टर मेंस्ट्रुएशन इज द बेस्ट टाइम फॉर सर्वाइकल स्मेयर। क्लियर बात? बेस्ट टाइम टू टेक सर्वाइकल स्मेयर इज, हाँ ये चीज क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ एफएनएसी। एफएनएसी की एक कमी क्या है? ठीक है, एफएनएसी के बहुत सारे फायदे तो हैं लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्या डिसएडवांटेज है? फास्ट डायग्नोसिस करता है एफएनएसी, ये डिसएडवांटेज में आएगा क्या? पेनलेस होता है? नहीं सर, पेन तो होता है एफएनएसी में। कैन नॉट एक्सेस टिश्यू आर्किटेक्चर,
या कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो देखो जब डिसएडवांटेज की हम बात करेंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव फास्ट डायग्नोसिस ये तो पेशेंट के हक में जा रही है, तो ये तो एडवांटेज के फॉर्म में आ गई। ठीक है, पेनलेस होता नहीं है एफएनएसी, क्योंकि हम नीडल लगा के एस्पिरेट करके हम किसी लंप से हम कुछ सैंपल्स या टिश्यू कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो सिंपल सी बात है कि पेनलेस नहीं होगा। ठीक है, पेनफुल होगा। लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं तो इसमें हम टिश्यू की आर्किटेक्चर तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, कैन नॉट एक्सेस टिश्यू आर्किटेक्चर। अनलाइक बायोप्सी के जैसे एफएनएसी डज नॉट गिव हिस्टोलॉजिकल पैटर्न्स। क्लियर बात है, एफएनएसी में टिश्यू की बनावट नहीं दिखती है, केवल सेल्स दिखती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। डिसएडवांटेज एफएनएसी की क्या है, हम कैन नॉट एक्सेस टिश्यू आर्किटेक्चर। ठीक है, हम टिश्यू की आर्किटेक्चर एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर बात है, बायोप्सी में हम क्या करते हैं, बिल्कुल टिश्यू की आर्किटेक्चर पढ़ सकते हैं, लेकिन हिस्टोलॉजी या एफएनएसी में हम नहीं कर सकते ये चीज़। ठीक, आगे बढ़ जाओ। मोस्ट कॉमन फिक्सेटिव यूज्ड इन पैप स्मेयर। देखो पैप स्मेयर के अंदर हम सबसे आम फिक्सेटिव क्या यूज़ करते हैं, थोड़ी देर पहले मैं क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया था, उसमें मैंने बात की थी साइटोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब साइटोलॉजी के अंदर सबसे कॉमन स्टेन कौन सी होती है, वो पैप स्मेयर होती है, पैप स्टेनिंग होती है। तो उसमें हम सबसे कॉमन फिक्सेटिव का यूज़ करेंगे। क्या होती है सर, 95% इथेनॉल होती है। ठीक है, अगर हम यही चीज़ उसमें हिस्टोपैथोलॉजी के संदर्भ में पूछते तो वहाँ आ जाता 10% फॉर्मेलिन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पैप स्मेयर की, ये किस में आता है सर, साइटोलॉजी में आता है। साइटोलॉजी में हम क्या यूज़ करते हैं सर, 95% इथेनॉल का यूज़ करते हैं। क्लियर बात। एल्कोहल फिक्सेस सेल एंड प्रिजर्व साइटोलॉजिकल डिटेल्स। कोशिकाएं अल्कोहल से फिक्स होकर स्पष्ट रूप में संरक्षित रहती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। स्टेन्स दैट गिव ऑरेंज कलर टू केराटिनाइज सेल इन पैप स्टेन इज। पैप स्टेनिंग में जो केराटिनाइज कोशिकाएं होती हैं उनको नारंगी रंग कौन देता है, उनको ऑरेंज कलर कौन देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो हम पैप स्टेनिंग करते हैं उसमें केराटिनाइज सेल को ऑरेंज कलर कौन प्रोवाइड करता है, EA36 करता है, हेमेटॉक्सिलिन करता है, ऑरेंज जी करता है, या इयोसिन करता है। ठीक है, अब बताओ। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ऑरेंज कलर की। नाम से पता कर लेना, नाम से याद कर लेना कि पैप स्टेन के अंदर हम जब भी ऑरेंज कलर की बात करेंगे कौन देगा सर, ऑरेंज जी देगा। क्लियर बात। ऑरेंज जी इज अ पार्ट ऑफ पैप स्टेन दैट स्टेन केराटिन ऑरेंज। क्लियर बात। ऑरेंज जी क्या होता है, केराटिनाइज कोशिकाओं को पहचानने में हेल्पफुल होता है, बहुत मदद करता है। क्लियर बात है। आगे की तरफ बढ़ जाए। विच स्लाइड प्रिपरेशन मेथड इज यूज इन सर्वाइकल साइटोलॉजी। सर्वाइकल साइटोलॉजी हमें करनी हो उसमें कौन सी स्लाइड प्रिपरेशन विधि का हम प्रयोग करते हैं, किस तरह की स्लाइड बनाएंगे, टच प्रिपरेशन इस्तेमाल करेंगे, लिक्विड बेस्ड प्रिपरेशन इस्तेमाल करेंगे, क्रश स्मेयर बनाएंगे या फ्रोजन सेक्शंस बनाएंगे। ठीक है, देखो क्रश स्मेयर हम जनरली एफएनएसी लंप्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, फ्रोजन सेक्शन हमने हिस्टोपैथोलॉजी में बात की, टच प्रिपरेशन की हम बात करेंगे थोड़ी देर में। बचा के सर लिक्विड बेस्ड प्रिपरेशन हम करते हैं किसमें, सर्वाइकल साइटोलॉजी में। ठीक है, तो जब भी सर्वाइकल साइटोलॉजी की बात आएगी हम लिक्विड बेस्ड प्रिपरेशन बनाएंगे। ठीक है, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी प्रूव सेल्स प्रिजर्वेशन एंड क्लियरिटी। ठीक है, इस विधि से कोशिकाएं साफ और संरक्षित रहती हैं। संरक्षित की बात करें, प्रिजर्वेशन की बात करें, तो मान लो आपने आज इस स्मेयर को फिक्स किया। ठीक है, अब आप उसको थोड़े टाइम बाद भी आसानी से कर सकते हो क्योंकि सेल्स आपके प्रिजर्व हो गए। क्लियर बात। व्हाट इज द रोल ऑफ हेमेटॉक्सिलिन इन पैप स्टेन। पैप स्टेन के अंदर हेमेटॉक्सिलिन का क्या कार्य है। ठीक है, अब ये बात करें हम अगर पैप स्टेन की बात करें या हम हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें, हेमेटॉक्सिलिन का फंक्शन सिंपल सा एक रहेगा। क्या सर, हेमेटॉक्सिलिन क्या होता है, हेमेटॉक्सिलिन एक स्टेन होता है जो किसको रंगता है सर, न्यूक्लियस को कलर करता है। बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ बच्चे, अगर हेमेटॉक्सिलिन और इयोसिन से एग्जाम में क्वेश्चन आए बिल्कुल गलत मत करना, हमेशा सही करना। हेमेटॉक्सिलिन पैप स्टेन के अंदर क्या करेगा, न्यूक्लियस को कलर करेगा। ठीक है, हेमेटॉक्सिलिन स्टेन न्यूक्लियाई डार्क ब्लू और पर्पल, किस कलर में रंगता है ये भी चीज ध्यान रखना। हेमेटॉक्सिलिन स्टेन न्यूक्लियाई को डार्क ब्लू कलर में या पर्पल कलर में कलर करता है। ठीक है, या न्यूक्लियस को नीला या बैंगनी रंग प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ जाओ। विच सेल टाइप ऑफ कॉमनली सीन इन सर्वाइकल स्मेयर ऑफ मीनोपॉज वुमेन। मीनोपॉजुअल क्या होता है, अच्छा मीनार्क, आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको बोलते हैं मीनार्क, और एक वर्ड होता है मीनोपॉज। दोनों ध्यान से सुनो। मीनोपॉज क्या होता है ये, देखो कोई एक लेडी है, मान लो वो 13 से 14 या 15 साल की है, उसमें क्या हुआ, पहली बार फर्स्ट टाइम क्या आई, मेंस्ट्रुअल साइकिल आई। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आई। अगर पहली बार आई, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम राज लिख दिया, हिंदी में बोलते हैं रजो दर्शन, या इसी को हम बोलते हैं मीनार्क। मीनार्क, इसी को हम बोलते हैं मीनार्क।
फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशनल साइकिल दिखाई देना किसी भी लेडीज के अंदर हम बोलते हैं मीनार के रजोदर्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आया है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर। और अगर वही उम्र 45 से 50 साल जाते जाते वही क्या होता है, आखिरी बार जब उस लेडी को क्या आएगा, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल आएगा, तो उसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज। और हिंदी में क्या बोलते हैं, रजोनिवृत्ति। ये चीज़ ध्यान रखना, दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मीनार्क और मीनोपॉज क्लियर होना चाहिए। अब मीनोपॉजुअल वुमन में पूछ रहा है, ठीक है। तो मीनोपॉजुअल वुमन में हम सर्वाइकल स्मीयर लेंगे तो उसमें कौन सी सेल टाइप सबसे कॉमनली दिखाई देगी। मीनोपॉज महिलाओं के सर्वाइकल स्मीयर में कौन सी कोशिकाएं आमतौर पर देखी जाती हैं। पैराबेसल सेल्स दिखती हैं, सुपरफिशियल सेल्स दिखती हैं, इंटरमीडिएट सेल्स दिखती हैं, या कॉलमनर सेल्स दिखती हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आज के आज याद कर लो। मीनोपॉज वुमन के अंदर सर्वाइकल स्मीयर अगर हम देखेंगे तो उसमें पैराबेसल सेल्स दिखाई देंगी, ठीक है। ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस पैराबेसल सेल्स प्रीडोमिनेट। हार्मोनल बदलाव के कारण पैराबेसल कोशिकाएं प्रमुख होती हैं, प्रीडोमिनेट होती हैं। क्लियर बात है, आगे बढ़ जाओ। एटिपिकल स्क्वेमस सेल जिसको बोलते हैं एएससी, जिसको एटिपिकल स्क्वेमस सेल्स बोलते हैं, इन पैप स्मीयर क्या सजेस्ट करेगा। पैप स्मीयर में एएससी एटिपिकल स्क्वेमस सेल्स का क्या मतलब होता है। अब स्क्वेमस की हिंदी समझो, शल्की बोलते हैं, ठीक है। तो एटिपिकल स्क्वेमस सेल का क्या मतलब होता है, नॉर्मल फाइंडिंग्स होती हैं, एचपीवी इन्फेक्शन और अर्ली डाइप्लेजिया होता है, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस होती है, या फंगल इन्फेक्शन होती है, ठीक है। तो जब पैप स्मीयर हम देखेंगे अगर उसमें एटिपिकल स्क्वेमस सेल आ रही हैं बच्चे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एचपीवी है, यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है, या अर्ली डाइप्लेजिया है। क्लियर बात है। एएससी में इंडिकेट अर्ली सर्वाइकल डाइप्लेजिया और वायरल चेंजेस, यह प्रारंभिक कैंसर परिवर्तनों का संकेत हो सकता है, ठीक है। तो एएससी अब जब भी आपसे पूछा जाए तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन या अर्ली डाइप्लेजिया की तरफ इशारा करेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। द स्टेन यूज इन एफएनएसी स्मीयर अपार्ट फ्रॉम पैप। पैप के अलावा एफएनएसी स्मीयर में प्रयोग होने वाला स्टेन कौन सा है, ठीक है। एक तो हमने बात कर ली सबसे कॉमन स्टेन की, वो होती है पैप स्टेन। अब इसके अलावा हम बात करें एफएनएसी स्मीयर बनाने के लिए और कौन सी स्टेन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जेडेन इस्तेमाल कर सकते हैं, मैग्रिवॉल गिम्सा स्टेन, या इसको हम बोलते हैं एमजीजी। अब बच्चों को चमक गया होगा ऑप्शन, ठीक है। एमजीजी स्टेन इस्तेमाल करते हैं, एएफबी स्टेन इस्तेमाल करते हैं, या पस स्टेन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम पैप की अगर हम बात करें एफएनएसी में, हम एमजीजी स्टेन इस्तेमाल करते हैं। क्लियर बात है। एमजीजी स्टेन इज एक्सीलेंट फॉर साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स इन एफएनएसी। एफएनएसी में एमजीजी स्टेन से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों क्लियरली दिखाई देते हैं, दोनों साफ दिखाई देते हैं, दोनों की एक्सीलेंस व्यू होती है। क्लियर बात है। विच साइटोलॉजी टेक्निक इज यूज फॉर एफ्यूजन फ्लूइड। इफ्यूजन फ्लूइड के लिए कौन सी साइटोलॉजी टेक्निक प्रयोग की जाती है। इफ्यूजन फ्लूइड की अगर हम बात करें तो क्या हम फ्रोजन सेक्शंस बनाएंगे, इम्प्रिंट स्मीयर बनाएंगे, साइटोस्पिन टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, या ग्राम स्टेन बनाएंगे, ठीक है। तो कौन सी साइटोलॉजिकल टेक्निक यूज होगी इफ्यूजन फ्लूइड के लिए। इफ्यूजन फ्लूइड के लिए हम साइटोस्पिन टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। साइटोस्पिन कलेक्ट एंड कंसंट्रेट सेल फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड्स। साइटोस्पिन क्या करता है, विधि तरल से कोशिकाएं स्लाइड पर जमा करते हैं। क्लियर बात। तो जब भी हम इफ्यूजन फ्लूइड की बात करेंगे उसके अंदर भी हम साइटोस्पिन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। क्लियर बात। सर्वाइकल स्मीयर में बैक्टीरियल वेजाइनोसिस क्या शो करता है। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में सर्वाइकल स्मीयर में क्या दिखता है, ठीक है। हमें एक इन्फेक्शन हो रखा है जिसका नाम है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। क्लियर बात। किससे हो रहा है, तो बैक्टीरियल नाम से पता चला है, बैक्टीरिया से हो रहा है। अब इसके अंदर अगर हम सर्वाइकल स्मीयर बनाने जाएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, क्लू सेल्स दिखेंगे, रीड स्टैनबर्ग सेल्स दिखेंगी, या एटिपिकल लिम्फोसाइट्स दिखेंगी, या प्लाज्मा सेल्स दिखेंगी। अब ध्यान से सुनो, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के अंदर अगर हम सर्वाइकल स्मीयर में बनाने जा रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देगा सर, क्लू सेल्स दिखाई देंगे। क्लियर बात। क्लू सेल्स आर एपिथेलियल सेल विद बैक्टीरिया अडहेर्ड ऑन सरफेस, ठीक है। क्लू सेल्स की सतह पर बैक्टीरिया चिपके होते हैं, ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। व्हाट इज द फिक्सेटिव इन पैप स्मीयर वेट प्रिपरेशन। पैप स्मीयर की वेट प्रिपरेशन में कौन सा फिक्सेटिव प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पैप स्मीयर में हम कैसा अभी बताए थे, लिक्विड बेस्ड सेट्स बनाते हैं और उसके अंदर वेट प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें हम कौन सा फिक्सेटिव प्रयोग करते हैं, ईथर, एसीटोन, 95% एल्कोहल, या बफर्ड फॉर्मेलिन, ठीक है। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं वेट प्रिपरेशन बनाने के लिए, 95% इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिक्सेटिव दोनों में हिस्टोपैथोलॉजी हो चाहे साइटोपैथोलॉजी, दोनों अच्छे से याद करके जाना, ठीक है।
इथेनॉल क्विकली फिक्सेस सेल्स प्रिजर्विंग न्यूक्लियर डिटेल। अल्कोहल कोशिकाओं को अच्छी तरह से फिक्स कर देता है जिससे हमें न्यूक्लियर डिटेल्स अच्छे से दिख पाए, ठीक है। क्योंकि क्या करता है, जो पेप स्मेयर होता है, पेप स्टेनिंग होती है, वो न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म को अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर देती है। न्यूक्लियर को डार्क कलर देती है और साइटोप्लाज्म को हल्का कलर देती है। इतनी चीज़ क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाओ। द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरमीडिएट सेल्स इन पेप स्मेयर इंडिकेट। पेप स्मेयर में इंटरमीडिएट कोशिकाओं की उपस्थिति क्या दर्शाती है। हमने एक पेप स्मेयर बनाई, उसमें इंटरमीडिएट सेल्स जो होंगी उनकी उपस्थिति हमें क्या दर्शाएगी। प्रेगनेंसी दर्शाएगी, मेनोपॉज दर्शाएगी, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज दर्शाएगी या कार्सिनोमा दर्शाएगी, ठीक है। तो पेप स्मेयर अगर हमने बना ली, उसमें हमें सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरमीडिएट सेल्स दिखाई दे रही हैं, तो ये नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज दर्शाएगी। क्लियर बात है। दीज आर कॉमन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप होती है जिसमें फीमेल कंसीव करने के चांसेस रखती हैं, उन कंडीशंस में इंटरमीडिएट सेल्स दिखना कॉमन बात है। क्लियर बात है। ये चीज़ ध्यान रखना, सामान्य प्रजनन अवस्था में देखी जाती है। क्लियर बात। विच ऑर्गन इज मोस्ट कॉमनली सैम्पल्ड बाई एफएनएसी। एफएनएसी से किस अंग की सबसे अधिक जांच की जाती है, सबसे कॉमन जांच की जाती है। हम एफएनएसी करते हैं तो देखो, हम एफएनएसी जनरली शरीर में जितनी गांठें होती हैं हम कहीं के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमनली की बात की जाए तो कौन सी सबसे अधिक की जाँच की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हम क्या जांचते हैं, सबसे अधिक क्या जांचते हैं, लीवर, ब्रेस्ट, स्प्लीन या पैनक्रियास। अब बताओ, ठीक है। तो अगर हम एफएनएसी की बात करें तो एफएनएसी में हम सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट को, ठीक है, ब्रेस्ट की सैंपल हम सबसे ज़्यादा करते हैं, सैंपलिंग सबसे ज़्यादा करते हैं एफएनएसी के अंदर। ब्रेस्ट लम्प्स आर इजीली एक्सेसिबल इन एफएनएसी इज लेस इन्वेसिव, ठीक है। स्तन की गांठें आसानी से जांची जा सकती हैं, बहुत क्लियरली जांची जा सकती हैं एफएनएसी द्वारा। क्लियर बात। डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी विच डील्स विद। डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी पैथोलॉजी की वह शाखा है जो संबंधित है, जो डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी है यह किस एक ब्रांच है साइटोलॉजी की, ठीक है। पैथोलॉजी की या साइटोपैथोलॉजी की एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी। यह किससे डील करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करती है, टिश्यू से करती है, ब्लड से करती है, सेल से करती है। अब एक चीज़ बताओ, हम पढ़ रहे हैं साइटोलॉजी, नाम में क्या आ रहा है, साइटोलॉजी। तो मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि साइटोलॉजी सर किसकी स्टडी है, सेल्स की स्टडी है, ठीक है, ठीक है। उसको बोलते हैं सेल्स की स्टडी को साइटोलॉजी। तो डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी की इस्तेमाल हम क्या करते हैं, सेल्स में। देखो, मेरा एक दोस्त था जब मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, तो पहले जब दिन कॉलेज गया तो सर लोग के पीछे पीछे घूम रहा था और बोला था, सर साइटोलॉजी मतलब क्या हम सिस्ट का स्टडी करेंगे क्या, क्योंकि उसने एफएनएसी एक्चुअली देखी हुई थी। एफएनएसी तो उसने लम्प्स से सैंपल्स लेते हुए देखा था, तो उसको लगता था सर हम साइटोलॉजी में बार बार वो यही चीज़ दोहराए कि साइटोलॉजी में हम सिस्ट की स्टडी करते हैं, साइटोलॉजी में हम सिस्ट की स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो साइटोलॉजी में हम किसकी स्टडी कर रहे होते हैं बच्चे, साइटोलॉजी में हम सेल्स की स्टडी कर रहे होते हैं। क्लियर बात है। तो साइटोलॉजी में हम सेल्स की स्टडी करते हैं। साइटोलॉजी डील्स विद मार्फोलॉजी एंड डिजीज ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। यह कोशिकाओं की बनावट और उनके रोगों का अध्ययन करती है। क्लियर बात। विच साइटोलॉजिकल मेथड इज बेस्ट फॉर थायराइड स्वेलिंग। थायराइड सूजन की जांच के लिए सबसे उपयुक्त साइटोलॉजी विधि कौन सी होती है। हमें क्या करनी है, थायराइड में सूजन हो रखी है किसी पेशेंट के। अब थायराइड की में अगर सूजन हो रखी है तो उपयुक्त साइटोलॉजी विधि कौन सी होती है। तो बायोप्सी मत लगाना मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से पढ़ना। एफएनएसी, बायोप्सी, इम्प्रिंट स्मेयर या साइटोस्पिन। तो थायराइड स्वेलिंग के लिए हम क्या करेंगे सर, एफएनएसी बेस्ट होती है। क्लियर बात है। एफएनएसी इज सेफ, क्विक एंड प्रोवाइड्स डायग्नोस्टिक सेल फ्रॉम थायराइड। एफएनएसी से थायराइड की गांठ से बिना कट लगाए डायग्नोसिस संभव है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। साइटोलॉजी इज यूज टू डिटेक्ट विच टाइप ऑफ कंडीशंस। साइटोलॉजी का उपयोग किन रोगों का पता लगाने के लिए करते हैं। साइटोलॉजी हम किन टाइप की कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं। इन्फेक्शस डिजीज के लिए केवल इस्तेमाल करते हैं, ओनली कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, कैंसर के लिए तो करते हैं लेकिन क्या ओनली कैंसर के लिए करते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान लगाना। डीजनरेटिव डिजीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर कैंसर हो गया, इन्फेक्शन हो गया या इन्फ्लामेशन हो गया, इन कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे बच्चे, जब भी साइटोलॉजी की बात आएगी, ये हम कैंसर हो गया, इन्फेक्शन हो गया या इन्फ्लामेशन हो गया, इन कंडीशंस में हम इस्तेमाल करते हैं साइटोलॉजी का। क्लियर बात है। साइटोलॉजी हेल्प इन डिटेक्टिंग अ वैरायटी ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन। यह कैंसर, सूजन, संक्रमण आदि की जांच में सहायक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। वेजाइनल साइटोलॉजी इज हेल्प एक्सेस लेवल ऑफ विच हार्मोन। जो वेजाइनल साइटोलॉजी होती है, किस हार्मोन का स्तर का पता चलता है। क्या टेस्टोस्टेरोन का पता चलता है, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात।
ध्यान से सुनना मेरी बात, हम क्या कर रहे हैं, वेजाइनल साइटोलॉजी कर रहे हैं। अब वेजाइनल साइटोलॉजी कर रहे हैं हम, तो क्या टेस्टोस्टेरोन हम उसमें देखेंगे क्या? लेडीज़ के अंदर टेस्टोस्टेरोन देखना क्या इंसाफी है? ना इंसाफी है। क्लियर बात, पहला ऑप्शन गलत। इंसुलिन कहाँ पाया जाता है सर? इंसुलिन पाया जाता है पैनक्रियाज के बीटा सेल से बन रही होती है, तो वेजाइना में उसका क्या काम है? अब बचा क्या? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो अब आपको याद करना है, हम वेजाइनल साइटोलॉजी कर रहे होंगे तो हम एस्ट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे होंगे। क्लियर बात। एस्ट्रोजन अफेक्ट सेल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन इन वेजाइनल स्मेयर। एस्ट्रोजन के स्तर से सुपरफिशियल या इंटरमीडिएट सेल्स की कोशिकाएं तय होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। अ स्मेयर शोइंग मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट सेल विद ग्राउंड ग्लास न्यूक्लियाई में सजेस्ट। मल्टी न्यूक्लिएटेड कोशिकाओं के साथ ग्राउंड ग्लास न्यूक्लियाई का स्मेयर किसको सूचित करता है? ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कोशिकाओं की बात करेंगे उसके साथ ग्राउंड ग्लास न्यूक्लियाई दिखाई देगा, ऐसा स्मेयर किसको इंडिकेट करेगा? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को, हर्पीज वायरस को, कैंडिडा को, या ट्राइकोमोनास को। ठीक है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस को। अब बताओ ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर बी, हर्पीज वायरस को। ठीक है, हर्पीज वायरस टिपिकल साइटोपैथिक इफेक्ट इन हिस्मेयर। ठीक है, हर्पीज वायरस क्या करता है? इन्फेक्शन में विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनाता है। इन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को बच्चे हम क्या कहते हैं? इन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को हम बोलते हैं ग्राउंड ग्लास न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पैप स्टेन साइटोप्लाज्म ऑफ सुपरफिशियल सेल स्टेन। पैप स्टेन में सुपरफिशियल कोशिकाओं का साइटोप्लाज्म किस रंग का दिखता है? पैप स्टेन करते हैं, उसके अंदर सुपरफिशियल सेल्स बनाते हैं। इन कोशिकाओं का साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ये किस रंग का दिखता है? हम साइटोप्लाज्म का कलर पूछ रहे हैं, रेड, पिंक, ग्रीन या ब्लू। तो हम जनरली साइटोप्लाज्म के अंदर स्टेन वगैरह करते हैं, पैप स्टेन, तो उसमें साइटोप्लाज्म कैसा दिखता है? HNE की बात कर लो या पैप स्टेन की बात कर लो, तो साइटोप्लाज्म में पिंक कलर का दिखाई देता है। पिंक और योसनोफिलिक साइटोप्लाज्म इज टिपिकल ऑफ सुपरफिशियल सेल। सुपरफिशियल कोशिकाएं हल्के गुलाबी रंग की होती हैं। आगे बढ़ जाओ। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ स्मेयर फॉर साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में स्मेयर की मोटाई कितनी होनी चाहिए? ठीक है, हमने साइटोलॉजी स्मेयर बनाई, साइटोलॉजी में स्मेयर बनाई, तो उस स्मेयर की थिकनेस कितनी होनी चाहिए? क्या 10 to 20 माइक्रोन्स की होनी चाहिए थिकनेस, 5 to 10 mm की होनी चाहिए, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होनी चाहिए, या 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए? देखो, स्मेयर में थिकनेस जितनी भी होनी चाहिए साइटोलॉजी में, सेल्स ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगल लेयर होनी चाहिए सेल्स की। क्लियर बात, सिंगल सेल लेयर स्मेयर प्रिवेंट ओवरलैपिंग एंड इंप्रूव क्लियरिटी। एक परत में कोशिकाएं साफ साफ दिखाई देती हैं, हमें ओवरलैप नहीं करना होता है साइटोलॉजी में, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। एफएनएसी इज लीस्ट यूजफुल इन विच ऑर्गन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एफएनएसी में किस अंग में कम उपयोग किया जाता है? एफएनएसी हम सारे ऑर्गन के लिए कर सकते हैं, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसमें लीस्ट यूजफुल होता है? ठीक है, सबसे कम उपयोग करते हैं। लिम्फ नोड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं यार, पैनक्रियाज में, आई में, या ब्रेस्ट में। ठीक है, तो एफएनएसी का लीस्ट कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर? आई में करते हैं। देखो, आई सेंसिटिव एरिया है, अगर नीडल इधर उधर लग गई तो आपके आंख के जाने की रोशनी जा सकती है। ठीक है, इसलिए एफएनएसी इन आई में रिस्क विजन एंड रियरली डन। आंख में सुई लगाना जोखिम भरा होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि आंख की रोशनी भी जा सकती है थोड़ी बहुत लापरवाही से, इसलिए सबसे कम उपयोग हम आई में करते हैं एफएनएसी में। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच सेल इज आइडेंटिफाई बाई इट्स फ्राइड एग अपीयरेंस। ठीक है, आपने फ्राई अंडे देखोगे, ऐसे कुछ ऐसा 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 फ्राइड एग खाया होगा आपने, बहुत सारे बच्चों ने खाया होगा, तो ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, तो फ्राइड एग, भूजे हुए अंडे की जैसी बनावट किसकी दिखती है? ठीक है, प्लाज्मा सेल्स की, मैक्रोफेज की, कोइलियोसाइट्स की, या स्क्वेमस सेल्स की? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है सर कोइलियोसाइट्स। क्लियर बात। तो फ्राइड एग अपीयरेंस हमें कोइलियोसाइट्स के अंदर देखने को मिलती हैं। और कैसे होता है? एचपीवी इन्फेक्टेड सेल सो क्लियर हालो अराउंड न्यूक्लियस लाइक फ्राइड एग। कोइलियोसाइट्स जिसको बोलते हैं एचपीवी इन्फेक्टेड सेल। अगर आपसे कोई बार क्वेश्चन पूछा जाए कि हम कोइलोसाइट किसको बोलते हैं, तो ये होती हैं एचपीवी इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं। ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को हम कोइलोसाइट्स बोलते हैं। पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, जो एचपीवी इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं ये क्लियर शो करती हैं हालो एराउंड न्यूक्लियस लाइक फ्राइड एग। कोइलियोसाइट्स की बराबर अंडे जैसी होती है, केंद्र में न्यूक्लियस और चारों ओर हल्का घेरा। जैसे आपने अंडा खाया होगा फ्राइड एग, तो बीच में ऐसे येलो येलो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, अभी तो नाम नहीं याद आ रहा है, इसको बोलते हैं। फिर ऐसे साइड साइड में उसका व्हाइट पार्ट होता है, सॉरी येलो पार्ट, जिसको योग बोलते हैं। फ्राइड एग खाया होगा तो इसको योग बोलते हैं, और साइड साइड में आपका आ जाता है आपका। ठीक है, तो ऐसा आपने फ्राइड एग स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा कुछ दिखता है एचपीवी इन्फेक्टेड सेल। क्लियर बात। चलो आगे बढ़ जाओ। बेथेस्डा सिस्टम इज यूज्ड इन विच टेस्ट रिपोर्टिंग।
बेथेस्डा सिस्टम किस रिपोर्टिंग में प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड ग्रुप, थायराइड स्कैन, सर्वाइकल स्मीयर या रूटीन यूरिन, ठीक है। तो बेथेस्डा सिस्टम आपसे जब भी पूछा जाए तो हम पढ़ते हैं इसको साइटोलॉजी के अंदर। साइटोलॉजी के अंदर हम सर्वाइकल स्मीयर बनाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। क्लियर बात है। इट स्टैंडर्डाइज सर्वाइकल साइटोलॉजी रिपोर्टिंग, सर्वाइकल साइटोलॉजी की ग्रेडिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है, ये चीज़ ध्यान रखना। प्रेजेंस ऑफ क्लू सेल इन अ स्मीयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, क्लू सेल की उपस्थिति किस रोग का संकेत है? ठीक है, कहीं पर आपको क्लू सेल्स दिखे, अब क्लू सेल्स दिखे स्मीयर के अंदर तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, किसकी विशेषता है? गोनोरिया की विशेषता है, ट्राइकोमोनियासिस की विशेषता है, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस की विशेषता है या कैंडिडियासिस की विशेषता है? तो आपसे जब भी क्लू सेल्स पूछा जाए, प्रेजेंट ऑफ क्लू सेल्स पूछा जाए तो किस स्मेयर की कैरेक्टरिस्टिक होती है? जो होती है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस की। क्लियर बात है। क्लू सेल्स आर सीन इन गार्डिनेला इन्फेक्शंस, ठीक है। गार्डिनेला वेजाइनोसिस में क्लू सेल्स आमतौर पर मिलती हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना जब भी आपसे क्लू सेल्स की प्रेजेंस पूछी जाए, ये बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के अंदर दिखाई देती है, गार्डिनेला इन्फेक्शंस के अंदर। क्लियर बात है। ये भी चीज़ ध्यान रखना, अगर बैक्टीरियल वेजाइनोसिस ना दिखे जाए, अगर ये ऑप्शन में दिया रहे कि गार्डिनेला इन्फेक्शन में, तो ये राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इन पैप स्मेयर विच फिक्सेटिव शुड बी यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर सैंपल कलेक्शन? पैप स्मेयर में हमने सैंपल कलेक्ट किया, उसके बाद तुरंत कौन सा फिक्सेटिव लगाना चाहिए? इमीडिएटली कौन सा फिक्सेटिव लगाना चाहिए? ग्लिसरीन, 95% इथेनॉल, अल्कोहल, वाटर या फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो हमें इमीडिएटली बात कर रहे हैं तो वो 95% अल्कोहल होता है। क्लियर बात। रैपिड फिक्सेशन प्रिवेंट्स एयर ड्राई आर्टिफैक्ट्स, अल्कोहल कोशिकाओं को संरक्षित करता है और सूखने से बचाता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। FNAC इज कंट्रेंडिकेटेड इन, ठीक है। FNAC किन स्थितियों में नहीं करना चाहिए? ये भी देखो, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब हमें करना चाहिए, कई बार ये भी पूछ देता है कि हमें नहीं करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। हम कब अवॉइड करेंगे? सुपरफिशियल स्वेलिंग हो तब अवॉइड करेंगे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो तब अवॉइड करेंगे, थायराइड नोड्यूल हो तब अवॉइड करेंगे, या लिम्फेडेनोपैथी हो तब अवॉइड करेंगे। देखो, जब हम क्या करते हैं, नीडल इंसर्ट करते हैं, तो अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है पेशेंट को, मान लो हीमोफीलिया है, ठीक है, मान लो हीमोफीलिया है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, अब आपने नीडल इंसर्ट कर लिया, एस्पिरेशन कर लिया, अब उसमें क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनते, ठीक है। अब उसमें क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर की एब्सेंस है, ठीक है। अब उसका ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर में क्या होगा, वो ब्लड गिरता जाएगा। तो इन कंडीशन में हमें FNAC अवॉइड करनी चाहिए। क्लियर बात। FNAC में कॉज ब्लीडिंग इन पेशेंट विद क्लॉटिंग इशू, अगर क्लॉटिंग इशू है पेशेंट में तो फिर FNAC दिक्कत कर सकती है। रक्त का स्राव की स्थिति में FNAC से खतरा बढ़ जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ साइटोलॉजी ओवर बायोप्सी? बायोप्सी के मुकाबले अगर हम बात करें, साइटोलॉजी की मुख्य विशेषता क्या है, प्राइमरली एडवांटेज क्या है, ठीक है। मोर एक्सपेंसिव होती है, तो ये क्या एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? पेशेंट के लिए तो कंफर्ट होना चाहिए, तो एक्सपेंसिव होना चाहिए, लेस एक्सपेंसिव होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन आपका यहीं गलत हो जाता है, ठीक है। फिर आगे क्या आता है, सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है हमें, या नॉन इन्वेसिव एंड फास्टर होती है, या नीट एनेस्थीसिया की आवश्यकता पड़ती है। देखो, जब भी हम बात करें साइटोलॉजी की ओवर बायोप्सी, बायोप्सी में क्या होती है, बायोप्सी एक्सपेंसिव होती है, बायोप्सी के लिए सर्जरी करनी पड़ती है, बायोप्सी के लिए एनेस्थीसिया देना पड़ता है पेशेंट को, लेकिन साइटोलॉजी में क्या होता है, नॉन इन्वेसिव होती है और फास्टर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, साइटोलॉजी नॉन इन्वेसिव एंड फास्टर, साइटोलॉजी इज फास्टर, चीपर एंड डज नॉट रिक्वायर सर्जरी, साइटोलॉजी जल्दी परिणाम देती है और सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये चीज़ ध्यान रखना। द स्टैंड साइटोलॉजी स्मेयर शुड बी ऑब्जर्व अंडर विच मैग्निफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डिटेल, न्यूक्लियस की संरचना देखने के लिए किस मैग्निफिकेशन पर स्मेयर देखना होता है, ठीक है। न्यूक्लियस की हमें स्ट्रक्चर देखनी हो, हम किस मैग्निफिकेशन पर देखेंगे, किस मैग्निफिकेशन पर हम न्यूक्लियर डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। 10x पर, 40x पर, 100x ऑयल इमर्सन पर, या 4x पर, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करें तो हम इसका बात करें मैग्निफिकेशन की फॉर न्यूक्लियर डिटेल के लिए, वो होती है सर 100x या ऑयल इमर्सन। क्लियर बात है। हाई पावर इज नीडेड फॉर प्रिसाइज न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी। देखो, सेल, एक तो सेल अपने आप में बहुत छोटा होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो तो और छोटा होता है। तो अगर हमें न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी अच्छे से पढ़नी होती है तो हमें बहुत हाई पावर चाहिए होता है, तो इसलिए 100x ऑयल इमर्सन का इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर को ठीक से देखने के लिए। ऑयल इमर्सन बहुत जरूरी है। क्लियर बात। आगे बढ़ जाओ। जिम्सा स्टेन इज यूज्ड मेनली फॉर, जिम्सा स्टेन मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है? जिम्सा स्टेन हम मेनली किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ग्राम स्टेनिंग के लिए, हिस्टोलॉजी के लिए, ब्लड एंड साइटोलॉजी के लिए, बैक्टीरियल कल्चर के लिए। तो जिम्सा स्टेन का हम मेनली इस्तेमाल करते हैं ब्लड एंड साइटोलॉजी के लिए। क्लियर बात है।
जिम्सा इज यूजफुल इन ब्लड फिल्म्स एंड एफएनएसी स्मीयर्स, यह रक्त कोशिकाओं और साइटोलॉजी में बहुत उपयोगी होता है। तो जिम्सा स्टेन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं सर? ब्लड के लिए एंड साइटोलॉजी के लिए। क्लियर बात है। टच इम्प्रिंट स्मेयर इज यूज्ड इन विच सिचुएशन? देखो ये पहले क्वेश्चन पूछा था, उसमें एक ऑप्शन था टच इम्प्रिंट स्मेयर, मैंने बताया था टच की बात आएगी, ठीक है। तो टच इम्प्रिंट स्मेयर हम किस सिचुएशन में उपयोगी होता है, किस सिचुएशन में बनाते हैं? तो टच इम्प्रिंट स्मेयर का उपयोग कब किया जाता है? लिक्विड सैंपल्स के लिए, पैराफिन ब्लॉक्स के लिए, फ्रेश सर्जिकल टिश्यूज़ के लिए, स्टेन स्लाइड्स के लिए। देखो जब भी हम टच इम्प्रिंट स्मेयर्स की बात करेंगे तो ये कब बनाई जाएगी? फ्रेश सर्जिकल टिश्यूज़ के लिए बनाई जाएगी टच इम्प्रिंट स्मेयर। क्लियर बात है। इट ट्रांसफर सेल्स फ्रॉम फ्रेश टिश्यू टू स्लाइड फॉर रैपिड एग्जाम, ताज़ा टिश्यू से सीधे स्लाइड पर कोशिकाएं स्थानांतरित की जाती हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाओ। फॉर पैप स्मेयर आइडियल स्पैट्यूला इज यूज्ड इन, पैप स्मेयर के लिए उपयुक्त स्पैट्यूला कौन सी होती है? हम पैप स्मेयर बना रहे हैं, उसमें आइडियल स्पैट्यूला कौन सी इस्तेमाल की जाती है? वुडन स्पैट्यूला, एरायरी स्पैट्यूला, ग्लास रॉड या स्वैप स्टिक। ठीक है, देखो जब पैप स्मेयर बनाते हैं उसमें हम कौन सा स्पैट्यूला इस्तेमाल करते हैं? आयरीज स्पैट्यूला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। पैप स्मेयर में हम आइडियल स्टेपुला, आयरीज स्टेपुला इस्तेमाल करते हैं। आयरीज स्टेपुला इज सेव्ड फॉर प्रॉपर सर्विक्स सैंपलिंग, यह सर्विक्स से संपर्क में आकर बेहतरीन सैंपलिंग करता है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आयरीज स्टेपुला गूगल पे सर्च करना, आपको पिक्चर दिख जाएगा, तो आप समझ जाओगे कि पैप स्मेयर में हम सर्विक्स से सैंपल लेते हैं और उसके लिए आयरीज स्टेपुला इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। सैंपल इन एफएनएसी कलेक्टेड इन विच टाइप ऑफ सिरिंज? एफएनएसी सैंपल किस सिरिंज में ले जाता है? देखो हमने गेज की बात की तो वो आया था 22 गेज। अब अगर हम बात करें किस टाइप की सिरिंज में लेंगे, 1 ml में, 2 ml में, 5 या 10 ml में या 20 ml में, अब बताओ। तो एफएनएसी सैंपल जो कलेक्ट किया जाता है किस टाइप की सिरिंज में किया जाता है? 5 से लेकर 10 ml में, ठीक है। ये सिरिंजेस इस्तेमाल की जाती हैं। देखो इनकी पावर ठीक ठाक होती है क्योंकि हमें एस्पिरेट करना है सेल्स को, ठीक है। तो एस्पिरेट करना है तो ये लो पावर्स की होती हैं, उतने अच्छे से एस्पिरेट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, तो हम जनरली 5 से 10 ml के सिरिंज यूज़ करते हैं। 5-10 ml प्रोवाइड इनफ सक्शन प्रेशर, पर्याप्त प्रेशर बनाने के लिए आकार उपयुक्त होता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव? निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग होने वाला फिक्सेटिव होता है साइटोलॉजी के अंदर? कार्नोइस सॉल्यूशन, बोइंस फ्लूइड, मर्क्यूरी क्लोराइड या फॉर्मल सलाइन? तो हम साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव की बात करें तो वो कौन सी होती है? वो होती है कार्नोइस सॉल्यूशन। कार्नोइस सॉल्यूशन इज यूज टू फिक्स साइटोलॉजिकल सैंपल या न्यूक्लियर को अच्छे से संरक्षित करता है। तो कार्नोइस सॉल्यूशन अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, तो होती है कार्नोइस सॉल्यूशन। ये चीज़ें ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से पूछा है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव की बात, तो वो होती है कार्नोइस सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कर लिए। अगले क्लास में हम और 50 क्वेश्चन करेंगे, इसी तरह से ये कारवा बढ़ता जाएगा, ठीक है। और क्लासेस अगर 1-2 दिन बाद नहीं आती है तो परेशान नहीं होना, अभी तो लगातार आएंगी। नया एक चैप्टर आता है तो हमें PDF बनाने में, क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए ढूंढ के आता हूँ। अब ऐसा क्वेश्चन लेके आ जाऊँ जो सिलेबस से कोई दूर दूर तक में आता नहीं है, उसको पढ़ के आप परेशान होते रहो, तो उसमें क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है। क्लियर बात। तो इसलिए क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है जो एग्जाम में आने लायक रहते हैं, ठीक है। आपका जब भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम होगा आके पेपर मैच कर लेना और मेरे कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ लेना, देखना कितने सारे बच्चों का सेम क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब मेरे कर देना दोस्त, और साथ के साथ वीडियो में बता देना कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और जो भी दोस्त नए हों अगर वो भी चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने नए दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि क्लासेस आती रहती हैं। क्लियर बात। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।